स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। तो मनोज जी, ये जो देश में आज हालात हैं, TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया है कि भाई अग्निवीर तैयार करेंगे, तो इस बारे में देश में ना विरोध हो रहा है। तो ये विरोध क्यों हो रहा है, यहाँ क्या गलती है इसमें, ऐसा क्यों दिक्कत आ रही है लोगों को? भाई जब नौकरी दे रहे हैं 4 साल की, 40 लाख रुपए 4 साल में बच्चे के पास आ जाएंगे, फिर भी क्यों विरोध हो रहा है? तो आप जरा इस पर विस्तार से बताओ। सबसे पहले तो आदरणीय राजवीर जी, आपके सभी दर्शकों को और देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। अग्निपथ को लेकर युवाओं में आक्रोश क्यों है, इस विषय को समझने से पहले हमें ग्रामीण भारत के ताने बाने को समझना होगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और बेसिकली आपको यहाँ खेत खलियानों में लेकर आने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है कि ताकि जो आपके दर्शक और देश के नागरिक हमें सुने, हमें देखें, उन्हें ये चीज़ एहसास उन्हें होना चाहिए कि बिल्कुल वास्तव में जो बात है वो खेत और किसानों की बात है। ग्रामीण परिवेश में जब कोई बच्चा आर्मी की तैयारी करता है तो देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, इस पर हम किसी प्रकार का संदेह कर ही नहीं सकते। बच्चा 16 साल की उम्र से ही तैयारी प्रारंभ कर देता है। 3 साल 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब वो आर्मी के अंदर सिलेक्शन होकर जाता है तो उसका सिलेक्शन होना मात्र एक नौजवान को रोजगार मिलना ही नहीं होता। उस नौजवान को जब रोजगार मिलता है तो उस नौजवान के जो सपने होते हैं, उन सपनों के साथ उसके परिवार के सपने जुड़े होते हैं, उसके जो छोटे बहन भाई होते हैं उनके सपने जुड़े होते हैं और घर में खुशी का जो माहौल होता है, आसपास जो खुशी का माहौल होता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर अग्निपथ में क्या कॉन्सेप्ट लेकर सरकार आई है कि हम आपको 4 साल ही रखेंगे। हमारे ग्रामीण भारत में मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ जब कोई बच्चा नौकरी पर जाता है, खासकर सरकारी नौकरी में, तो उसके शादी विवाह की बहुत सारे लोग आते हैं कि जी आपका बच्चा नौकरी में सिलेक्शन हुआ है, हम इसकी शादी हम करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 4 साल तक कोई आपके बच्चे को देखने के लिए भी नहीं आएगा। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ जो बेसिकली मेरी ग्रामीण की भारत की बात है, जो मेरे देहात की बात है और जो मेरे ग्रामीण जो हमारे माँ बाप हैं, जो नौजवान हैं, उनके जो सपने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो नौकरी लगने के बाद उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि मेरे बच्चे की अब शादी होगी, लेकिन यहाँ तो सरकार ने उसे 4 साल ठेके पर रख लिया। अब कौन पिता अपनी बेटी एक ठेके के कर्मचारी को ब्याहना चाहेगा? मैं देश के बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ। एक तो ये, फिर 21 साल की उम्र में लगने के बाद वो 25 साल में रिटायरमेंट होगा। आपने उसके भविष्य के लिए क्या प्लानिंग की है? क्या उसको आपने रिजर्वेशन देंगे अलग अलग सेक्टर्स में? और फिर जब आप आर्मी के लिए अग्निपथ लेकर आ रहे हैं तो निश्चित ही कल आप पुलिस के लिए भी लेकर के आएंगे। हो सकता है कल आप जो हमारी क्लैरिकल की जॉब है उनके लिए भी फिर आप कोई ऐसे अग्निपथ लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश को एक गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अग्निपथ योजना से किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। युवाओं के सपनों पर कुठारघात है, युवाओं के सपनों को खत्म करने जैसा है। और मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अग्निपथ का अंजाम भी कहीं कृषि कानूनों की तरह ना हो, क्योंकि नौजवानों में आक्रोश है। आज ही जो खबर आ रही है अपने बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में, हरियाणा में, पंजाब में अलग अलग प्रदर्शन, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो नौजवान भारत का भविष्य हैं, नौजवान आक्रोशित हैं और उनके आक्रोश को शांति से समाप्त करना, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह आपका नैतिक कर्तव्य है। सरकार के अहंकार में आप इस चीज को मत भूलिए कि ये नौजवान हमारे भारत की रीढ़ है, हमारे भारत का भविष्य है। मतलब जैसे नारा दिया गया भाई जय जवान जय किसान, तो आज मैं समझूं कि पिछले साल 2 साल में देख रहा हूँ कि किसान भी सड़क पे, जवान भी सड़क पे। ये हो क्या रहा है? बड़ी उम्मीदें थी सरकार से। सरकार देखिए राजवीर जी, क्या होता है, सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनकी नीति और नियत पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो सरकार को सही सुझाव, सही नीति निर्धारण में सरकार की मदद नहीं करते। किसान आंदोलन में भी सरकार को गुमराह किया गया और मुझे लगता है अग्निपथ जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इसमें भी कुछ लोगों ने सरकार को गुमराह किया है। वो कौन ताकतें हैं उनका पता लगाना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, जो इस तरह के नियम बनवाकर सरकार को अलोकप्रिय करना चाहते हैं। देखिए, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप 1000 अच्छे कार्य करो और आपसे भगवान न करे एक भी गलत कार्य हो जाए तो आपके 1000 जो अच्छे कार्य हैं उन पर पानी फिर जाता है
और लोकतंत्र में हमें जनता के बीच हर 5 वर्ष में जाना पड़ता है। मैं भी इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना मेरे संस्कारों में है। मैं भी वाह करूं और परिणाम हो कि सरकार 2024 में हमें नुकसान उठाना पड़े, मैं उस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ। अग्निपथ कॉन्सेप्ट युवाओं के सपनों पर कुठारघात है, सशक्त और शक्तिशाली भारत के रास्ते में एक अड़चन है। इसमें बदलाव होने चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी करेगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाई युवाओं का तो भविष्य भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल। और जो सरकार जो हम आर्मी को एक कैरियर के नजरिए से देखते थे, अब आर्मी की जॉब एज ए कैरियर तो खत्म कर दी इन लोगों ने। फिर कह रहे कि हम 25% को परमानेंट करेंगे। आपने 100 युवाओं को आर्मी में सेलेक्ट किया अग्निपथ कॉन्सेप्ट के तहत, वो कौन 25% होंगे, कौन 25% होंगे? और मैं देश के बुद्धिजीवियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खासकर हमारे पिछड़े समाज के बुद्धिजीवियों से, जो पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं, खासकर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बुद्धिजीवी लिखित में दे सकता है कि जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस कॉन्सेप्ट के तहत भर्ती होकर जाएंगी, उनके सीनियर अफसर उनका शारीरिक शोषण नहीं करेंगे? कोई गारंटी दे सकता है क्या? उनके शारीरिक शोषण भी होंगे, उनके आर्थिक शोषण भी होंगे। आप देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हो? तो भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है यूथ की। अभी मेरे परिवार में 10 वोट हैं, 12 वोट हैं, तो मैं जो कहूँगा मेरे पेरेंट्स भी वही करेंगे, मेरे छोटे भाई बहन वो भी वही करेंगे, मेरे बड़े वो करेंगे। तो यूथ में पावर है। अगर कोई समझता है कि यूथ में पावर नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो एक तरह से खत्म हो जाने वाली बात होती है। तो अगर आप इन युवाओं की जगह होते और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इन प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक देश में अहिंसा की कोई जगह नहीं, हिंसा की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक देश में हिंसा की, अराजकता की कोई जगह नहीं है। तो मैं तो छात्रों से, युवाओं से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रदर्शन तो करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, गांधीवादी तरीके से करें। और जैसे आमरण अनशन उसका हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकती है, आप करें, आपका अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी ये कतई ना करें, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपके माता पिता की आपके साथ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं उनकी समाप्त हो जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी। इसलिए शांति से धरना प्रदर्शन करें। और मेरा निवेदन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के 150 करोड़ भारतीयों के अभिभावक की तरह हैं। तो एक अभिभावक को, अच्छे अभिभावक को शोभा देता है कि उसके अपने जो बच्चे हैं, यदि किसी विषय को लेकर नाराज हैं, तो उन्हें बड़ा हृदय दिखाते हुए आगे आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उनको इसके पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो बताने चाहिए। युवाओं से पूछना चाहिए कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तभी तो चीज़ें निकल कर आगे आएंगी कि आप इसके नेगेटिव पॉइंट बताइए, हम पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं। और यदि वास्तव में कुछ नेगेटिव है तो उसको आप चेंज करिए। जैसे 4 साल क्या होती है राजवीर जी, 4 साल एक युवा पूरा जीवन खपा देता है किसी भी भर्ती होने। 25% होंगे जिनको आप परमानेंट करेंगे। यानी 4 साल तक जो घर के सपने देख रहे हैं, जो माता ने सपना देखा है कि बेटे की नौकरी लगी है, उसकी शादी, ये एक मैं जनरल सामाजिक बात बता रहा हूँ, होता है, सच्चाई है भारत की। सही बात है। हो सकता है कोई लोग मेरी इस बात पर हंसे मजाक करें, देखो क्या शादी विवाह, ये हमारे ग्रामीण भारत की सच्चाई है। ये जो आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं, आज भारत में अगर कोई ये समझता है कि ये बहुत बड़ा किसान है, एग्रीकल्चर इसके पास है, तो नहीं, ये कोई आधार नहीं है उसकी शादी विवाह का। जब तक आपका बेटा बिजनेस में नहीं है, आपका बेटा बेटी नौकरी में नहीं है, आप भले कितने बड़े किसान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर। चीज मुझे सरकार के जो मंत्री हैं या जो उन्होंने कहा है कि हम इस कॉन्सेप्ट को इसलिए लेकर आए हैं कि इससे युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी। आप क्या कहना चाहते हैं भाई कि युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना है ही नहीं? आप लेकर आएंगे उनके अंदर देशभक्ति की भावना। अरे मैं जब 17 और 27 के बीच था, कारगिल के समय मेरी बहन की शादी थी। मैं एक वाक्य आपको बता रहा हूँ। तो मैं कार्ड जो बांट रहा था, तो कारगिल की लड़ाई में जब हमारे सैनिक जा रहे थे, मेरे अंदर वो आग थी कि मैं शादी तो मेरे पेरेंट्स कर लेंगे, मैं भग के इस ट्रक में चढ़ जाऊँ और इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। वो देशभक्ति होती है। आप इस अग्निपथ से हमें देशभक्ति सिखाएंगे। फिर यदि आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो मैं तो साफ कहता हूँ कि आप नेताओं के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर आइए। अग्निपथ, जो 4 साल सेना में सेवा देगा वही भारतवर्ष में लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से निर्वाचित होगा। ऐसी आपको व्यवस्था करनी होगी। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भी अग्निपथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए।
एक जवान जो सेना में जब जाता है तो वो उसी समय अपने डेथ वारंट पर दस्तखत करता है कि मुझे मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे माँ मेरे पिता जो मुझे इस सेना में भर्ती करने के लिए भेज रहे हैं, उन्हें भी मेरे उस बलिदान से कोई दुख नहीं होगा। वो खुशी खुशी मुझे मातृभूमि की रक्षा के लिए भेज रहे हैं। एक सैनिक के जब ऐसे विचार हो सकते हैं तो एक नेता जो लोकतांत्रिक पद्धति में निर्वाचित होकर आता है, क्या हम उससे ये अपेक्षा नहीं करें कि वो भी इसी तरह की सौगंध लेकर राजनीति में आए? उसको भी अग्निपथ पर चलना होगा और तब वो चुनाव लड़े। तो फिर मैं समझता हूँ कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कुछ करना चाहिए। कहीं न्याय मिलना और न्याय का समय से मिलना दो अलग अलग विषय हैं। अभी किसान आंदोलन 1 साल चला, मोदी जी को रोल बैक करना पड़ा। यदि इस रोल बैक को वो शुरुआती दिनों में करते तो शायद आज जो पंजाब के अंदर नाराजगी है, कुछ लोग कहते हैं तो ये लोग हैं वो लोग हैं, मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता कि वो कौन लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। यदि उनकी कोई शंकाएं हैं तो आप उनका समाधान करें, वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें दंडित करें। कहीं ऐसा ना हो कि युवा जो आज नरेंद्र मोदी जी को भगवान की तरह देखते हैं, और वास्तव में ये सच्चाई है आदरणीय राजवीर जी कि आज भारतवर्ष को एक शक्तिशाली भारतवर्ष बनाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसे कोई नकारता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे बिल्कुल अफसोस होता है कि आदरणीय मोदी जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति और इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर आता है, वो कौन लोग हैं जो इस तरह का कार्य करवाते हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। नहीं कहीं पिछली की तरह बिल्कुल कहीं 6 महीने 7 महीने बाद आपने रोल बैक किया तो पता चला कि हमने न्याय तो दिया, लेकिन न्याय मिलने के बाद भी लोगों के अंदर नाराजगी हो चीज। मैंने आदरणीय जीडी बख्शी साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, वो नाराज है इस चीज को। तो मतलब मैं ये नहीं समझ रहा, जब जो जनरल हैं, जो फौज के रिटायर हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपने फौज को दिया है, वो भी नाराज है, तो फिर ये क्यों, मतलब इस चीज को मतलब क्या चाह रहे हैं ये लोग? कौन भेजेगा 4 साल के लिए ठेके? आप भेजना पसंद करोगे? तो सरकार ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब क्यों लाना चाह रही है? इससे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ये लोग, देखो एक चीज हो सकती है राजवीर जी, अगर ये लोग इजराइल की तर्ज पर वास्तव में देश को सशक्त करना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका है। अभी आपको 25% परमानेंट भर्तियां करनी है सेना के अंदर, तो आप शुरुआत से ही 25% परमानेंट भर्तियां कीजिए। आप किसी भर्ती में आपके पास 1 लाख अभ्यर्थी आपने सेलेक्ट किए, उनमें से 25,000 आप परमानेंट रख लीजिए, 75,000 को आप कह दीजिए कि हम आपको अग्निपथ पर अग्निवीर की हैसियत से रख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप रहना चाहो तो 4 साल के लिए रह सकते हो, और यदि नहीं रहना चाहते तो आप दूसरे सेक्टर में जाके तैयारी करें। अब वो मेरी मर्जी है कि मुझे लगेगा यार चलो कुछ नहीं, बाहर मैं फ्री हूँ तो चलो 4 साल के इसमें मैं मतलब फिर आत्मसंतुष्टि से, अपने मन की खुशी से एक सैनिक के रूप में भाई मैंने भी कार्य किया है, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगी, तो मेरा भविष्य सेफ और सिक्योर होगा। लेकिन वास्तव में आप जो 25% 4 साल बाद परमानेंट की बात कर रहे हो, आपको वो 25% शुरू के दिन से ही करने होंगे। और यदि आप वास्तव में भारतवासियों को ट्रेनिंग देना चाहते हो कि विपरीत परिस्थिति जब देश पर कोई संकट आए तो हमारे नागरिक एक सैनिक की भांति लड़े, हम वो तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसको आप 2 कैटेगरी में बांटिए। फर्स्ट जो परमानेंट होंगे, और सेकंड नंबर जो अग्निपथ पर अग्निवीर आप उन्हें रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है। ये नहीं कि हमने 1 लाख भर्ती कर दी और 25,000 हम 4 साल बाद परमानेंट करेंगे। वो 1 लाख ना तो काम कर पाएंगे, उनकी मनोदशा बड़ी विकृत होगी कि यार पता नहीं 4 साल बाद मैं परमानेंट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये होगा वो होगा, घर से फोन आ रहा बेटा क्या होगा, माँ पूछ रही है, वो कह रहा मुझे पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से हम देश को देश के कहाँ से देशभक्ति का जज्बा, कहाँ से आएगा जज्बा? देखिए सर, देशभक्ति है, मेरे अंदर भी है, लेकिन जब इस पेट के अंदर आग लगती है ना, आग लगती है, भूख लगती है, तो हमें पहले उसकी तरफ भी देखना है। क्योंकि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो परिवार है उनके ऊपर जो विपत्ति आएगी शायद हम उसको बर्दाश्त भी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस कॉन्सेप्ट पर पुनर्विचार करना होगा। मैं राजवीर जी आपको बता दूं, मैं गुर्जर समाज का व्यक्ति हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत अच्छा संगठन है, मुझे सीखने को मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला बागपत की टीम से भी जुड़ा रहा, पर मैंने मिहिर भोज प्रकरण में समाज का साथ दिया। जो गलत है उसको गलत और सही को सही, यह मेरी प्रवृत्ति है। होना यही चाहिए मनोज जी। और मुझे आज लग रहा है कि कॉन्सेप्ट गलत है। भविष्य में 2024 में सरकार के लिए खतरे की घंटी तो है, मतलब जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए। मात्र इसलिए कि मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स चाहिए, बहुत सारे लाइक चाहिए, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स चाहिए कि अग्निपथ बहुत अच्छा है, अग्निपथ बहुत अच्छा है। मैं नहीं कर सकता, वो गलत है तो वो गलत है। तो दोस्तों आपने सुना
मनोज जी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। यदि आप कह रहे हैं कि हम तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए हैं कि नौजवानों के अंदर देशभक्ति की भावना आएगी, भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है? यदि इसी कॉन्सेप्ट से देशभक्ति की भावना आनी है, यही क्राइटेरिया है देशभक्ति का, तो फिर आप देशभक्त नहीं है। फिर आप देशभक्त नहीं हैं। और यदि आप भी देशभक्त हैं तो फिर नौजवानों के लिए ये मापदंड क्यों देशभक्ति का? अलग अलग बिल्कुल दोहरा मापदंड क्यों हाँ बना बिल्कुल, रखा ये है? नहीं चलने वाला। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि जो ये आग जल रही है उनसे भी अपील कर रहे हैं कि भाई दंगा ना करें। हाँ बिल्कुल, शांति पूर्वक अपनी बात कहें, क्योंकि युवा का भविष्य बर्बाद हो युवा जाता है, है। आपका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं भी युवाओं से यही जो अपील, सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकेंगे वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं। कोई आगजनी ना करे, कोई तोड़फोड़ ना करे, शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। तो मैं भी जो आंदोलन करता है उनसे यही अपील करूंगा कि भाई किसी भी सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जावे, तोड़ फोड़ ना करी जावे, ना किसी को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाई जावे। अपना विरोध दर्ज करो, बिल्कुल हक है प्रोटेस्ट करने का लोकतंत्र में। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोज जी से आखिरी सवाल कि मनोज जी, अभी देशभक्ति की बात आई, युवाओं ने देशभक्ति के नाम पे ही बीजेपी को यहाँ लाया। बिल्कुल ठीक है, और आज बीजेपी ये कह रही है कि भाई युवाओं में देशभक्ति जगेगी। तो ये कुछ ये चीज मैं नहीं समझ पाया। मतलब इस पे आज यदि केंद्र में आदरणीय मोदी जी की पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो वो धर्म जागरण और देशभक्ति की जो भावना लोगों के अंदर आई है उसी का परिणाम है। विकास सब करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। धर्म की बात इन्होंने की, राष्ट्रभक्ति की बात इन्होंने की, और लोगों के अंदर ये भावनाएं थी। आज आप सरकार में हैं, लेकिन उसी सरकार का यह कहना कि ये कॉन्सेप्ट हम देशभक्ति के लिए लेकर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मजाक नौजवानों के साथ कुछ हो नहीं सकता। मतलब युवाओं की भावनाओं के साथ एक मजाक हो रहा है। क्या मनोज जी बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हैं और बहुत गहराई से और हर बेबाकी से जवाब देते हैं हर बात का। मिलेंगे अगली बार इनसे किसी नए विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।